हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पंचायती राज व्यवस्था से होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो पेपर 3 है उसमें समान अध्ययन में आप लोगों का एक अलग से टॉपिक पढ़ना है, पंचायती राज। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये जो है स्थानीय स्तर पर जो है लोकतांत्रिक प्रशासन को प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो ये क्या समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे हमारा देश जो है यहाँ पर किस प्रकार का सरकार चलता है, तो क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक सरकार चलता है। इस बात को याद रखिएगा, हमारे देश में किस प्रकार का सरकार है? क्वासी फेडरल सरकार यानी अर्ध संघात्मक सरकार है। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पर कौन होता है दोस्तों? तो हमारे जो देश में सबसे टॉप पर आता है केंद्र सरकार। ठीक है, सबसे टॉप पर केंद्र सरकार आएगा, उसके बाद आपका राज्य सरकार और उसके बाद जो है सबसे निचले स्तर पर आता है हमारा स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन हम लोग कहेंगे किसको? तो शासन की ऐसी व्यवस्था, ये आप डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है उसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय स्वशासन कहेंगे। अब ये जो दोस्तों स्थानीय स्वशासन लाया क्यों गया था? ठीक है, स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि जितना भी जो योजना बन रहा था दोस्तों वो केंद्र सरकार के हाथ में ही सारा पावर था, जिसके वजह से क्या योजना बन रहा, वो जो योजना बन रहा लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार केंद्र में बैठकर सीधा योजना बना दे रही थी। तो इसमें क्या है कि लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, स्थानीय स्वशासन जो है क्यों लाया गया? तो लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल के हाथों में नहीं रह जाए, तो पावर का विकेंद्रीकरण करने के लिए भी। ठीक है, या तो आप बोलेंगे पावर का विकेंद्रीकरण करने के लिए या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करने के लिए भी जो है स्थानीय स्वशासन की सरकार को बनाया गया। उसके बाद और क्या इससे रिलेटेड पॉइंट को याद रख सकते हैं? तो इसके बाद आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है सहभागिता मूलक लोकतंत्र की भी स्थापना करता था। ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसके बाद सहभागिता लोकतंत्र। ठीक है, सहभागिता मतलब लोकतंत्र में सभी की भागीदारी हो, सहभागिता लोकतंत्र का भी ये जो है स्थापना करता है स्थानीय सरकार। उसके बाद अगर बात किया जाए कि हमारे देश में सबसे पहले जो स्थानीय स्वशासन का जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जो लाया गया था। लॉर्ड रिपन को इसलिए जो है स्थानीय स्वशासन का फादर या जनक कहा जाता है। इन्होंने जो दोस्तों जब उस समय आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो उस समय ये स्थानीय स्वशासन लाए थे। उस समय जो है ये जिला स्तर पर तो जिला परिषद चला रहे थे और तालुक स्तर पर जो है तालुक चला रहे थे। ठीक है, तालुक स्तर पर तालुका और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। इसलिए हम जो है लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जो है कहाँ पर मेंशन है, स्थानीय स्वशासन दोस्तों ये हमारा जो है आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसके बारे में वर्णन किया गया है। ये किस विषय का सूची है? ये पूछ सकता है आपसे कि ये किस विषय का सूची है? तो ये आपका राज्य विषय का सूची है। ठीक है, राज्य विषय के अंतर्गत आता है आपका स्थानीय सरकार। वहीं अगर ये बात किया जाए दोस्तों तो हमारे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, राज्य, क्योंकि ये आर्टिकल आपको पता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 से लेकर 51A तक चलता है। तो ये किस में आ जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। उसके बाद बात किया जाए ये किस विषय का सूची है? तो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों इसका जो आर्टिकल कहाँ पर? तो आर्टिकल 40 में जो है ग्राम सभा के वर्णन के बारे में बताता है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है फिर से। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जनता को विकासमूलक प्रशासनों में भागीदारी का योग्य बनाना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में महिला तथा दुर्बल वर्गों की प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिला और दुर्बल वर्गों के जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये आपका दोस्तों राजीव गांधी ने किया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात किया जाए जो पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों जो एससी और एसटी का आरक्षण, एससी और एसटी का आरक्षण किस आधार पर है? तो इनकी जनसंख्या के आधार पर इनका आरक्षण दिया गया। एससी एसटी का आरक्षण किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर। वहीं महिलाओं के लिए जो है दोस्तों फिक्स कर दिया गया है 1/3, ठीक है, मिनिमम 1/3 आरक्षण होना चाहिए पंचायती राज में महिलाओं का। और हमारे झारखंड में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में? तो 50% दिया गया। झारखंड के अलावा दोस्तों बिहार में भी जो है 50% है। तो इस तरह से याद रखिएगा महिलाओं के लिए मिनिमम आरक्षण कितना 1/3 है, लेकिन हमारे झारखंड में कितना परसेंट दिया गया है? तो 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन तो ये कब होता है? तो ये हमारे जब पीएम रहते नरसिम्हा राव 1992 में जब पीएम बनते हैं तो इन्होंने जो है जो स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा मिलता है। इन्हीं के सरकार में जो है अगर पूछ लिया जाए किनके सरकार में जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलता है, तो नरसिम्हा राव के सरकार में 1992 में। अब इन्हीं के समय 2 संविधान संशोधन होता है, एक तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था दोस्तों? तो ये आपका पंचायती राज से रिलेटेड था। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? पंचायती राज से रिलेटेड था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 को जोड़ा गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 को जोड़ा गया। और कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा शेड्यूल? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें टोटल कितने विषय को ऐड किया गया? तो 29 विषय को इसमें ऐड किया गया। और इसके बाद इसमें जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा टोटल कितने आर्टिकल जोड़े गए? तो आर्टिकल 16 आर्टिकल को जोड़ा गया था। ये आर्टिकल कहाँ से था? तो 243 से लेकर 243 ओ तक था, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ तक का आर्टिकल को जोड़ा गया था। तो ये 73वां संविधान संशोधन के बारे में हो गया। उसके बाद आप याद रखिए 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों? तो ये 74वां संविधान संशोधन था, ये नगर पालिका से संबंधित था, नगर पालिका से संबंधित था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9A, ठीक है, भाग 9A को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें टोटल कितने विषय थे? तो इसमें टोटल 18 विषय थे। वहीं इसमें बात किया जाए दोस्तों तो कितने आर्टिकल को जोड़ा गया? तो 18 आर्टिकल को जोड़ा गया। और ये आर्टिकल कहाँ से थे? तो 243 ओ तक तो वहाँ था पंचायती के लिए, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के आर्टिकल को जोड़ा गया। और ये दोनों संविधान संशोधन दोस्तों कब से लागू होते हैं? तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होते हैं। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस बनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस बनाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक जगह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होगा दोस्तों, ये चूंकि राज्य विषय का सूची पहले ही बताया, तो राज्य विषय का सूची है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज प्रारंभ स्टार्ट होता है 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो राजस्थान के नौगढ़ जिले में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहला कहाँ पर? राजस्थान के नौगढ़ जिले में, दूसरा आंध्र प्रदेश में। अगर पूछा जाए पंचायती राज का सबसे पहला ट्रायल कहाँ हुआ था, तो पंचायती राज का पहला जो ट्रायल होता है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले लागू कहाँ पर होता है? राजस्थान के नौगढ़ जिले में 1959 में। उसके बाद दूसरे बार लागू कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। वहीं हम बात किया जाए दोस्तों कि पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लागू करने वाला जो पहले राज्य था वो मध्य प्रदेश था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक जगह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष होती है? तो ये आपका दोस्तों 1959 में हो जाएगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रम अनुसार अपनाई गई थी। तो सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां से किया गया था? तो ये नागौर राजस्थान से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो समिति कौन था? तो बलवंत राय मेहता समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए जो जितने भी समिति है दोस्तों इससे रिलेटेड उस सभी को आप एक जगह लिख लीजिए। तो सबसे पहला जो समिति आता है पंचायती राज संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, तो सबसे पहला जो समिति आता है दोस्तों वो कौन सा समिति आता है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, पहला समिति कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति। ये कब आता है? तो 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इन्होंने किस तरह का पंचायत का सुझाव दिया? तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जिसमें त्रिस्तरीय में क्या? तो जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए, ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर आपका पंचायत समिति का गठन किया जाए, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि अगर जिला परिषद का जो है प्रधान कौन होगा? जिला परिषद का जो प्रधान क्या कहलाता है दोस्तों? तो जिला परिषद का जो प्रधान कहलाता है जिला अध्यक्ष कहलाता है। जिला परिषद का प्रधान कौन कहलाता है? जिला अध्यक्ष कहलाता है। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों ब्लॉक लेवल का जो है पंचायत समिति का जो प्रधान क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान है दोस्तों ये प्रमुख कहलाता है। पंचायत समिति का प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं। वहीं अगर ग्राम पंचायत का जो प्रधान है, ग्राम पंचायत का जो हेड या प्रधान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मुखिया कहते हैं। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। जिला परिषद के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? तो जिला अध्यक्ष कहते हैं। पंचायत समिति के प्रधान को क्या कहते हैं? तो प्रमुख कहते हैं। और ग्राम पंचायत के हेड को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुखिया कहते हैं। उसके अलावा अब जो बलवंत राय मेहता समिति आता है, बलवंत राय मेहता समिति जो आता है, तो इस आधार पर सबसे पहला जो कौन सा राज्य था जो इसको लागू करता? तो ये राजस्थान का नागौर जिला इसको सबसे पहले लागू करता है 1959 में। उसके बाद सेकेंड जो राज्य होता है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश होता है। इसलिए चूंकि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही सबसे पहले जो हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना शुरू हो जाता है, इसलिए जो बलवंत राय मेहता को हम लोग क्या कहते हैं? तो पंचायती राज्य का शिल्पकार कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को अभी ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ कि पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। वहीं पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये तो पहला हो गया समिति। उसके बाद दूसरा समिति बनता है दोस्तों। दूसरा समिति कौन सा बनता है? अशोक मेहता समिति। दूसरा समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनता है? तो 1977 में, 1977 में ये समिति आती है। इन्होंने जो है 2 टियर का जो है सुझाव दिया था, 2 स्तरीय सुझाव दिया था। जिला स्तर पर तो जिला परिषद का, ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का ये सुझाव माने थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर को मिलाकर मंडल पंचायत का गठन का बात किया था। ठीक है, तो ये वर्ड को याद रखिएगा। मंडल पंचायत का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका अशोक मेहता के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। मंडल स्तर पर
आपका ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर को मिलाकर कौन सा पंचायत का बनाने का सुझाव दिया गया था अशोक मेहता के द्वारा? तो मंडल पंचायत का सुझाव दिया गया था। ये दूसरा समिति हो गया। उसके बाद आपका तीसरा समिति आता है दोस्तों JVK राव समिति। JVK राव समिति ये कब आता है? 1985 में। इसका बस आप डेट याद रखिए, क्योंकि आपको कभी कभी जो है डेट के अनुसार इसको जो है मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो JVK राव समिति कब आता है? 1985 में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है चौथा समिति LM सिंघवी समिति ये कब आता है दोस्तों? तो ये जो आता है आपका 1986 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। और सबसे पहले जो है स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को पहला संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था। संवैधानिक दर्जा जो है दिलाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा ये प्रयास किया गया था। उसके बाद एक और समिति है, पांचवा समिति कौन सा? थुंगन समिति। थुंगन, ये आप बस नाम याद रखिए। थुंगन समिति ये कब आया था? 1988 में आया था। थुंगन समिति कब आया था? 1988 में आया था। और जो इससे रिलेटेड लास्ट जो समिति बनता है ये गॉडगिल समिति बनता है। और गॉडगिल समिति की रिपोर्ट को ही जो है आखिरकार मान लिया जाता है। गॉडगिल समिति कब आता है? 1988 में आता है। और इन्हीं की रिपोर्टों के आधार पर जो है हमारे राज्य में, हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाता है? तो गॉडगिल समिति की रिपोर्ट पर। अब इन्होंने क्या क्या जो है अपना रिपोर्ट में कहा था? तो सबसे पहले जो ये बलवंत राय मेहता की 3 स्तरीय समिति थी उसको ये ले लिए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। जो पंचायत का निर्वाचन होगा वो राज्य सरकार के जिम्मेदारी होगी। फिर इसके बाद जो इसका जो वित्त होगा ये राज्य निर्वाचन वित्त आयोग के हाथों में होगा। उसके बाद जो महिलाओं का आरक्षण और SC/ST के आरक्षण के बारे में इन्होंने बात किया था। उसके बाद इन्होंने बोला तो इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। तो ये सारी जो रिपोर्ट है इन्होंने जो है गॉडगिल समिति के रिपोर्ट में ये सारी चीज़ लिखा हुआ था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले जो संवैधानिक दर्जा के लिए जो संविधान संशोधन होता है वो राजीव गांधी के सरकार में होता है, ठीक है। राजीव गांधी के सरकार में 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन होता है, जो कि लोकसभा से तो पास हो जाता है बट जो है राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ये फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा राव के सरकार में फिर ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हो जाता है और फाइनली हमारे देश में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाता है। तो ये सारी कहानियों को आप याद रखिएगा। तो हमारा क्या था, ये 15 क्वेश्चन हो गया। अब 16 नंबर चलते। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? तो ये कौन सी समिति था दोस्तों? तो JVK राव समिति था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो ये इसका सभापति हमारे बलवंत राय मेहता ही थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बस इस सारे क्वेश्चन में क्या है कि लैंग्वेज बदला हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए एक क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? क्योंकि ये आर्टिकल 40 में इसका वर्णन है, तो ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 73वां और 74 पंचायती राज के लिए ना सिर्फ, तो पंचायती राज के लिए दोस्तों ये 73वां हो जाएगा। अगर नगर पालिका बोलेगा तब ये हम लोग 74वां मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन ये फिर से है, तो ये 73वां संविधान संशोधन अनुसूची किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अभी मैंने ऊपर में इसको डिस्कस कर दिया। 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 29 विषय हैं, अभी मैं ऊपर डिस्कस किया ये क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष कि कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो महिलाओं के लिए 1/3 मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 1/3, बाकी मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है। हमारे झारखंड में जो है 50% का आरक्षण दिया गया है।
73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो महिला वर्ग का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि केवल एक पंचायती राज ही है जहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बाकी आपका ना तो केंद्र सरकार में ना ही राज्य सरकार में महिलाओं को आरक्षण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, इसमें कौन सा विशेषता नहीं है? तो ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा, ये भी है, महिलाओं का 2/3 नहीं 1/3 का आरक्षण दिया गया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह के चुनाव का प्रबंध किया गया है? तो किस तरह का चुनाव? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के द्वारा। भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? तो ये किस कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में कौन सी समय अवधि पर नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो पंचायत जब विघटित हो जाता है किसी कारणवश, तो 6 माह के अंदर इसका चुनाव कर लिया जाना चाहिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पंचायत के चुनाव से संबंधित कुछ पॉइंट को याद रख लीजिए। जैसे पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का आप आयु होने चाहिए, ठीक है। पंचायत के जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और ये कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, ये प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 साल तक, ठीक है, प्रथम अधिवेशन से लेकर 5 साल तक। तो ये याद रखिए, पहला पॉइंट, प्रथम अधिवेशन से स्टार्ट होकर 5 साल। अगर बीच में कभी पंचायत भंग हो जाता है तो उसका जो चुनाव होता है 6 महीना के लिए 6 महीना के अंदर होता है, ठीक है। उसके अगर बात किया जाए दोस्तों कि पंचायत का चुनाव जब 6 महीना के अंदर हो जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? तो जो बचा हुआ जो कार्यकाल है उसी कार्यकाल तक, जैसे 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल में मान लीजिए पंचायत किसी कारण के वश जो है विघटित हो जाता है, नया चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाता है, तो उसका अब कार्यकाल कितने का हो जाएगा? सिर्फ 2 साल का वो कार्यकाल हो जाएगा। मान लीजिए कोई पंचायत जो है जिसका कार्यकाल सिर्फ 5 महीना का बाकी है, तो उसके लिए फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए फिर चुनाव नहीं होगा दोस्तों, री इलेक्शन इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है कम से कम इसका 6 महीना से ज़्यादा का जो है कार्यकाल बाकी रहना चाहिए, तभी जो है री इलेक्शन होने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का संचालन किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो ये 5 वर्ष रखा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, तो ये प्रबल समर्थक कौन कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धार्थ डग्गा और राजीव गांधी, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो 1977 में अशोक मेहता समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों के निम्न स्तर पर कौन है? तो निम्न स्तर पर सबसे कौन आ जाएगा दोस्तों? तो ग्राम सभा और पंचायत, इसके प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, और इसके सचिव को पंचायत सेवक कहते हैं। अगला है, पंचायती राज संस्थानों के उच्चतम स्तर कौन है? तो उच्चतम स्तर इसका जिला परिषद हो जाएगा, और इसका जो प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को जिला अध्यक्ष कहते हैं। पंचायती राज का आधारशिला क्या है? तो आधारशिला इसका दोस्तों ग्राम सभा को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो मुख्य पंचायत समिति का सचिव कौन होता है दोस्तों? तो बीडीओ होता है। तो बीडीओ कहाँ पर है? ये खंड विकास पदाधिकारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय और पर्यवेक्षण करना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि कौन सी है? तो राजनीतिक चेतना का विकास करना इसका मुख्य उपलब्धि है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? तो दलगत राजनीति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पादेन सदस्य होते हैं? तो स्थानीय सांसद और विधायक ये किसके? तो जिला परिषद के जो पादेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा हुआ, तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में दोस्तों ये पादेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं, यानी उपयुक्त में थे सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित का सही वार्यता क्रम क्या है? तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद सबसे टॉप पर। तो वार्यता क्रम के अनुसार 1 2 3 हो जाना चाहिए, 1 2 3, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है? तो पंचायती राज दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाएगा दोस्तों? तो स्थानीय मेलों का कर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो ये 73वां संविधान संशोधन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये पंचायत सेवक करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है, ये तो बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ, ये 24 अप्रैल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, 24 अप्रैल। तो ये हमारा दूसरा कथन ही गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। ये इसका जो है 243 जी किससे संबंधित है? तो पंचायत का जो है पावर और अथॉरिटी से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंतराव मेहता समिति पंचायती राज, तो ये 3 स्तर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आप रिपीट हो रहा है। बलवंतराव मेहता समिति किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो सबसे अधिक सुझाव जो है ये दोस्तों पंचायत समिति को, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है। बलवंतराव मेहता समिति ने जो है शक्तिशाली किसको बनाने का जो है सुझाव करते हैं? तो ये पंचायत समिति आपका जो मीडियम वाला है ब्लॉक लेवल का, उसको। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ये तो सबसे पहले ग्राम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर जिला हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बलवंतराव मेहता समिति के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो पंचायत समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर परिषद? तो नगर परिषद नहीं हो जाएगा, ये पंचायत समिति नहीं, ये नगर पालिका से संबंधित आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव अशोक मेहता समिति। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अशोक मेहता समिति के द्वारा, ठीक है। क्या बोला कि पंचायती राज में जो चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह का यूज करने का जो है सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थान की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को जो नियुक्त किया था? तो ये अशोक मेहता समिति को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कि पंचायती राज संस्थान की कार्य प्रणाली और ढांचा में सुधार करने के लिए कौन सा समिति? तो अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस समिति की रिपोर्ट पर आधार पर किया गया था? देश में जो पंचायती राज व्यवस्था किस रिपोर्ट के आधार पर? तो बलवंत मेहता रिपोर्ट। बलवंत मेहता समिति का अनुशासन 1957 में, तो ये अच्छा किस पंचवर्षीय योजना में जो है लागू किया गया था? ये लागू कब किया गया था? 1957 में आया था, 1959 से ये लागू कर दिया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे को दिया? तो 2 स्तरीय। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तर की बात किए? तो जिला परिषद और मंडलीय समिति, नहीं सॉरी मंडलीय पंचायत का न किए थे, जिला स्तर और मंडलीय पंचायत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो ये अभी देखिए क्वेश्चन मैंने अभी बताया था दोस्तों, तो ये आ ही गया अभी। तो कौन कौन सा समिति है? तो सबसे पहले आपका बलवंतराव मेहता समिति तीसरे पर 3 से स्टार्ट होने वाला, बस एक ही है सी, ठीक है। तो 3, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद आपका दोस्तों GV के राव समिति और LM सिंघवी समिति।
1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो ये तो फिर से बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न से किसकी अनुशंसा पर की गई है, तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशासन पर। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया, BR मेहता, बलवंत राय मेहता। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दोस्तों ये ग्राम सभा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो ये ग्राम सभा है। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा समिति जो है पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं, LM सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत है, बाकी PVN राव समिति नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का जो है कौन सा, GVK राव समिति, GVK राव समिति है। ग्राम पंचायत में आय का साधन निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, आय का साधन, तो आपका कृषि आय ये राज्य सरकार के द्वारा जो एग्रीकल्चर पर टैक्स है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ना कि ग्राम पंचायत, ये नहीं होएगा। बाकी संपत्ति, जानवर और वाहन कर, ऐच्छिक दान और उपहार, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ये ग्राम पंचायत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष से। कब से होता है दोस्तों, तो ये आपका कब से स्टार्ट होता है, पहला अधिवेशन से स्टार्ट होता है ये। पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 50% सीट अनुसूचित जनजाति अब महिलाओं के लिए आरक्षित से नहीं, ये तो 1/3 ही दिया हो गया, बाकी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ग्राम सभा दोस्तों ये तो ठीक है गांव के रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसे गांव के रहने वाले लोग होते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया हो, वही जो है ग्राम सभा के सदस्य होंगे, तो ये दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होगी, ये कथन यहाँ पर केवल सही, ऑप्शन डी गलत सही हो जाएगा। पंचायत की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पंचायत करों, शुल्क मार्ग, करो इत्यादि की उगाही, संग्रह और प्रयोग कर सकती, ये तो सही है। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं, ये 25 नहीं 18 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये तो यानी जो हमारा गलत ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल को जारी रख सकता है, तो ये तो अभी बताया मैंने कि इसका जो कार्यकाल होगा पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। एक पंचायत जो अपने सामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वह पूर्ण अवधि के लिए शेष तक ही कार्य करेगा। ये क्या बोला दोस्तों कि जब बीच में विघटित हो गया तो ये शेष अवधि के लिए जो है पुनः जब निर्वाचन होगा तो शेष अवधि के लिए निर्वाचित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो ये दोस्तों लोकतंत्र की शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें आ जाएंगे, ग्राम उद्योग आ जाएंगे, कृषि उत्पादन आ जाएगा, ये माध्यमिक शिक्षा ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, तो आय का स्रोत जो पंचायती राज व्यवस्था में ये कहाँ से आता है, तो ये सरकारी अनुदान या तो राज्य सरकार दे दे या फिर केंद्र सरकार दे दे। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो पंचायत समिति जो है दोस्तों ये प्रखंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर होगा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं, तो पंचायत समिति ये किसके द्वारा, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। पंचायती राज का त्रिशोपन प्रणाली का प्राथमिक भाग्य है, तो ये आपका सबसे जो लो लेवल में आ जाएगा ग्राम पंचायत आ जाएगा, यह प्राथमिक भाग हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति रिपीटेड क्वेश्चन, पंचायती समिति के सदस्य होंगे, पंचायत समिति के सदस्य कौन हो जाएंगे, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो किस तरह से इसका निर्वाचन होता है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थानों में अपनी निधि हेतु निर्भर होते हैं, तो ये किस पर निर्भर होंगे, तो ये सरकारी अनुदान पर, सेंट्रल या राज्य सरकार।
ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, तो ग्राम पंचायत का जो आय का मुख्य स्रोत है मेला और बाजार कर, ठीक है, मेला और बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक पदाधिकरण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीना के अंदर इसका निर्वाचन हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई में किया गया था। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था, तो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।